हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है दिस इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ऑल्टरनेटिंग करंट पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 है बेटे। पार्ट 1 मैंने अपने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया था, इन विच वी हैव डिस्कस द एग्जाम्पल्स फ्रॉम 7.1 टू 7.3। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं 12 का जो न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर, अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं किया है। सो बेटे ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे पहले, फ्रॉम 7.1 टू 7.3। ठीक है, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में। कोशिश करें बेटे सारे चैप्टर वाइज विद सीक्वेंस लेके चलें, चाहे वो इजी है या डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन। सो 7.1 टू 7.3 प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके ही बताए थे बेटे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ पॉइंट समझाए हों, पूरे कैलकुलेशंस मैंने आपको बताई थी। अब फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.4। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है बेटे 7.4 क्वेश्चन नंबर हमें चेकआउट करना है। ठीक है, सो बेटे 7.4 सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है बेटे, चेकआउट कर सकते हैं बेटे। क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7.4। ठीक है, अ 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, सो दिस इज देयर अ कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस बेटे कितना दे रखा है, 15 माइक्रोफैरड गिवन है। इट इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, अब जानते हैं डोमेस्टिक वोल्टेज सप्लाई हमारे इंडिया में हम क्या यूज़ करते हैं, 220 वोल्ट का सप्लाई हम यूज़ करते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या है हमारे पास, 50 हर्ट्ज़। ठीक है, जो सोर्स है। अब क्या कह रहा है बेटे, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना है, एंड द करंट। एंड करंट के लिए बेटे दोनों चीज़ मेंशन की हैं, आरएमएस वैल्यू यानी कि वर्चुअल वैल्यू एंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, दोनों चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। पहले आप चेकआउट करेंगे क्या गिवन है हमारे पास में, कैपेसिटेंस इज देयर, सो कैपेसिटेंस 15 इंटू 10⁻�6 फैरड, राइट। सो वोल्टेज इज गिवन टू यू 220 वोल्ट की सप्लाई है बेटे, एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, राइट। पहला पार्ट देखिए बेटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस सिंबल जो है बेटे XC जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है बेटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, 1/ωc, राइट। सो दिस इज, इसका रिलेशन रहता है बेटे फ्रीक्वेंसी के साथ, क्या रहता है 2π इंटू म्यू, सो स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा क्या रहता है बेटे 2π इंटू म्यू, सो दैट इज वॉट सी कैपेसिटेंस। सो वैल्यू पुट कर लेंगे बेटे, सारी चीज़ें हमें गिवन है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेशन रह जाएगी सिर्फ आपके पास में 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी। देखिए बेटे क्वेश्चन में मैंशनड है, हमने गिवन में भी लिख लिया था, कितना है बेटे 50 है। सो फ्रीक्वेंसी को यहाँ मैंशन करेंगे 50 इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू। देखिए बेटे अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू चेकआउट करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो देयर मेंशन है बेटे। सो कैपेसिटेंस भी यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे 15 इंटू 10⁻�6। ठीक है, रेस्ट इज कैलकुलेशन बेटे, इसको कैलकुलेट करेंगे आप। सो कैपेसिटेंस जो है बेटे, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल कम आउट टू बी इन ओम। सो बेटे रेजिस्टेंस ऑफर करता है जो भी कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो उसको हम क्या सिंबल से दिखाते हैं, XC सिंबल से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं बेटे इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना, सो ये आपका काम है बेटे कैलकुलेशन करना। मैं यहाँ डायरेक्ट बता रही हूँ आपको कि आंसर क्या आएगा, दैट इज 212 ओम। सो दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन दिस केस विल बी 212 ओम। अब ये आ गया आपके पास में, तो आगे का काम और इजी हो जाएगा बेटे। क्या कहा है उसने आगे, देन करंट फाइंड करना है, RMS भी और पीक वैल्यू भी। ठीक है, सो ये RMS वोल्टेज है, मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये RMS वोल्टेज होता है, वर्चुअल वोल्टेज गिवन होता है। पीक वोल्टेज वो क्लियर करके देते हैं बेटे क्वेश्चन में कि दिस इज व्हाट पीक वोल्टेज, या पीक हमें फाइंड करना है। सो दिस इज व्हाट RMS वोल्टेज। सो RMS वोल्टेज किसके इक्वल होगा बेटे, V इज इक्वल्स टू IR। रेजिस्टेंस यहाँ पे बेटे कौन रोल प्ले कर रहा है, कैपेसिटिव सर्किट है, तो क्या लेंगे बेटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो V इक्वल्स टू IR। सो करंट भी क्या लेंगे बेटे RMS। सो RMS करंट नीड टू फाइंड, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपॉन में आएगा। सो वोल्टेज RMS अपॉन करंट RMS, सॉरी करंट RMS हमें फाइंड करना है। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू IRMS। अब बेटे वैल्यू पुट कर दीजिए, वोल्टेज आपको मेंशनड है कितना है बेटे 220, सो दिस इज देयर 220 वोल्टेज है आपके पास में। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं बेटे, कितना है हमारे पास में 212 ओम। सो दैट इज देयर 212 इज इक्वल्स टू IRMS। सो यहाँ पर बेटे हमारे पास RMS वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट RMS वैल्यू ऑफ करंट्स, जस्ट कैलकुलेशन आपके पास में रह गई है।
सो इसको कैलकुलेट करेंगे IRMS, डिवाइड करेंगे बेटे 220 को 212 से, तो डिवाइड करने के बाद में आएगा बेटे ये हमारे पास 1.04 एम्पियर। सो RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, सो कैपेसिटिव सर्किट है बेटे, ध्यान रखना, रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, इंडक्टर नहीं गिवन है, सो दिस इज कैपेसिटिव सर्किट, उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटे 1.04 एम्पियर। अब वो कह रहा है पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालिए बेटे। सो पीक वैल्यू ऑफ करंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटे, RMS वैल्यू इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू अपॉन √2, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं बेटे कि जो पीक वैल्यू होता है वो कैसे आता है, RMS वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो पीक वैल्यू ऑफ करंट I0 से दिखा रहे हैं, कुछ जगह बेटे उसको M से भी दिखा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिख दिया बेटे मैंने, I मैक्सिमम, IM से भी दिखा देते हैं। सो मैंने I0 से दिखाया है पीक करंट को, आप क्लियर करके कंफ्यूजन नहीं हो तो I मैक्सिमम लिख दीजिए। मैक्सिमम कैसे आएगा बेटे, √2 इंटू जो भी आपके पास करंट आया है 1.04, ठीक है, इसकी वैल्यू आई है RMS वैल्यू ऑफ करंट, उसको √2 से मल्टीप्लाई करो, पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगा। सो दैट इज बेटे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा बेटे 1.47 एम्पियर। सो दिस इज व्हाट पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो बेटे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो तो हमने कर दिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना, क्या होता है बेटे 1/ωc, वैल्यू पुट कर दिया। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या प्लेस किया बेटे, उसकी प्लेस पे हमने 2 पाई इंटू म्यू, फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस मेंशन था, दैट इज व्हाट कैलकुलेशन, कैलकुलेट करके आया 212, देन बेटे RMS वैल्यू ऑफ करंट फाइंड किया, देन √2 से मल्टीप्लाई करके पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गया। सो कैलकुलेशन पार्ट हो गया। अब ये रीजनिंग जो रह रही है बेटे हमारे पास, सो दैट इज देयर। और जो बोर्ड में आप ज़्यादातर बोर्ड के पेपर के क्वेश्चंस अगर आप चेकआउट करोगे लास्ट के ईयर्स के, तो आप क्या देखेंगे बेटे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ इतना ईजी मिलेगा हर क्वेश्चन, दिस इज अ ईजी क्वेश्चन, ईजी करेंगे बेटे तभी तो टफ पे जाएंगे। अगर हम पहले ईजी वाले को ही ट्राई नहीं करेंगे तो डायरेक्ट टफ कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। लेकिन मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ। सो पैटर्न क्या मिलेगा आपको, पहले कोई न्यूमेरिकल दे दिया, साथ में एक रीजनिंग दे दी। सो कुछ कंसेप्चुअल आपके कॉन्सेप्ट चेक कर लिए कि क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं, या सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये भी रीजनिंग भी साथ में हमें सॉल्व करनी है। पहले बेटे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और उसके बाद में हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो बेटे एंड कैलकुलेट इट लेटर। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि अगर हम एक फैक्टर को इंक्रीज कर देंगे तो बाकी चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ के देखिए बेटे क्या पूछ रहा है बेटे, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, यानी कि फ्रीक्वेंसी सप्लाई को बेटे अगर आपने ट्वाइस कर दिया, ठीक है, तो जो भी पहले फ्रीक्वेंसी थी अगर उसको हम डबल कर दें, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, तो देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है बेटे उसका क्या होने वाला है, राइट, मतलब इस पे कितना इफेक्ट होने वाला है, एंड द करंट, और करंट जो है बेटे सर्किट पे उस पे क्या इफेक्ट होने वाला है, दैट इज देयर। ये रीजनिंग है, ये नहीं है बेटे हमें कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है। अगर हम इसको ट्वाइस कर देंगे तो इसमें कितना चेंज आएगा और इसके अंदर कितना चेंज आएगा। अगेन कॉन्सेप्ट पे ही जाओगे बेटे। अगर फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे बेटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या चीज़ है। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम जानते हैं क्या होता है बेटे, 1/ωc, ठीक है, और ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होता है। तो अब आप यहाँ ध्यान देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज व्हाट, 2 पाई म्यू इंटू सी। आपको दिख रहा है बेटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है बेटे फ्रीक्वेंसी के क्या है, इन्वर्स है। अगर फ्रीक्वेंसी म्यू है और इसकी प्लेस पे आप 2 म्यू कर दोगे तो आप देख सकते हैं बेटे इन्वर्स होने का मतलब क्या है, अगर इसको ट्वाइस करोगे तो ये हाफ हो जाएगा। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, XC' बोल दिया बेटे मैंने, ठीक है, वो कितना आ जाएगा आपके पास 1/2 पाई, और म्यू की प्लेस पे मैंने 2 म्यू प्लेस कर दिया है बेटे इंटू सी। सो आप चेकआउट कर सकते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटे म्यू, अब मैंने वहाँ पे 2 म्यू रख दिया, तो आप चेक कर सकते हैं बेटे पहले का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि XC' कितना हो जाएगा बेटे 1/2, जो 2 म्यू के साथ में था वो मैंने फ्रंट पे लिया, और बाकी सारा फंक्शन हमारा प्रीवियस वाला बन गया। यानी कि अब आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए बेटे। सो फ्रीक्वेंसी डबल करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो गया, और बेटे अगर रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है सर्किट में वो हाफ हो जाएगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो गया फ्रीक्वेंसी डबल करने से, देन रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगा देन करंट क्या कर जाएगा बेटे, इंक्रीज हो जाएगा। सो बेटे करंट इंक्रीज हो जाएगा।
सो ये हाफ हो गया है, तो करंट क्या हो जाएगा बेटे, करंट हम कह सकते हैं बेटे इस केस के अंदर आई डैश जो है दैट विल बी व्हाट 2i, 2i ऑफ i, पहले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समरी यहाँ देख लो बेटे, जो लैंग्वेज लिखोगे अब बताएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है बेटे वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज वो इन्वर्स है, ठीक है, जिस भी रेशो में, अगर ये ट्वाइस हो रहा है तो ये हाफ हो रहा है, ठीक है, और अगर जो भी चेंज करो, अगर ये हाफ हो रहा है तो ये डबल हो रहा है। सो जो ये नहीं है बेटे, ये रटना है आपको कि ये डबल ही आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हाफ कर दें, कि हाफ कर दिया तब क्या होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ना आपको, तो ये देखना है कि इन्वर्स है, अगर इसको अगर हम इंक्रीज करें तो ये डिक्रीज होगा, और अगर इसको अगर हम क्या करेंगे बेटे, डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो बेटे क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो अब याद देखिए बेटे, ये इन्वर्स होने का मतलब है, यहाँ देखो बेटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के क्या है, इन्वर्स है। दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो एक्सी डिक्रीज, सो करंट इन द सर्किट विल इंक्रीज, सो करंट इंक्रीज होगा। दोबारा से बता रही हूँ बेटे, अगेन कंक्लूजन देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज इंक्रीज एंड इट इज डबल, देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, and if the capacitive reactance is reduced to half then the current in the circuit is doubled, वो डबल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बेटे करंट जो है सर्किट के अंदर वो क्या हो जाएगा, पहले का ट्वाइस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। होपफुली बेटे ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इट्स इंपॉर्टेंट रीजनिंग। और सिर्फ यही नहीं, इसका उल्टा भी आप प्रिपेयर करके देखिए कि अगर आपको यहाँ कह दिया जाए बेटे डबल की जगह हाफ हो जाए तब क्या सिचुएशन आएगी। बेटे सबसे पहले तो इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड मैंने पहले ही देखो मेंशन किया है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बेटे आपके पास में 3 अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, और ये नहीं सोचना बेटे सिर्फ ओनली इंडक्टर के केस में आएगा। एक मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और मैं तीनों केसेस को लेकर, एक बार अगर रजिस्टर होगा, दैट मीन्स यहाँ पर रजिस्टर दिया जाए, ठीक है, और रजिस्टर के साथ में बल्ब कनेक्टेड हो, तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड, अगर कैपेसिटर हो यहाँ पर कनेक्टेड, देन फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का कैपेसिटर के साथ में अगर यहाँ बल्ब कनेक्टेड है तो उसकी ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा, राइट। एंड ये थर्ड पार्ट कि अगर इंडक्टर है, कॉइल है, सो बेटे यहाँ पर एसी सप्लाई है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है उस पर क्या इफेक्ट होगा। मैं उस क्वेश्चन को आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर ऑल द 3 पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन बेटे फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करें कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, यहाँ बात करें हम। सो राइट नाउ ये कंडीशन है, जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे बेटे, एसी जो है ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है बेटे सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। सो ये करंट फ्लो कर रहा है, और जो आपका बल्ब है ये ग्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर तो बल्ब ग्लो करेगा, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दीजिए बेटे, द स्विच इज क्लोज्ड, मैंने बता दिया बेटे स्विच क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। कह रहे बेटे आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, ये कॉइल है ना बेटे, कह रहा है कि जैसे ये ग्लो कर रहा है, ठीक है, उसके बाद में हमने एक आयरन का रॉड यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ये मार्कर को आप ट्रीट करिए बेटे, आयरन का रॉड इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, तो आयरन रॉड को इंडक्टर के अंदर प्लेस करने से बल्ब की जो ब्राइटनेस है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन समझ गए होंगे बेटे कि आयरन के रॉड को इंसर्ट करने से बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा। पहले बेटे बल्ब की ब्राइटनेस तो बाद में देखेंगे, पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि आयरन का रॉड इंसर्ट करने से यहाँ क्या चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज जब आप ये डिसाइड करोगे कि इंडक्टर के अक्रॉस क्या चेंजेस आने वाले हैं, तभी तो हम किसी को ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि बल्ब के साथ में क्या होगा, ब्राइटनेस जो है, ग्लो जो है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या चेंज नहीं होगा, जो भी हमारा रीज़न होगा। आपको पता है बेटे आयरन जो है, अगर आप जो मेन पॉइंट सेलेक्ट आउट करते हैं, अगर वो बात कर रहा है बेटे आयरन के बारे में, सो इट इज़ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि आयरन जो है बेटे वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। दूसरी पॉइंट बेटे उसके लिए जो आपको ध्यान रखना है बेटे, उसके लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है बेटे मच मच ग्रेटर देन 1, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो मैं इसके बेसिस पे भी प्रूव कराऊंगी, पहले हम फर्स्ट वाले बेसिस पे चलते हैं कि आयरन हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है। तो अगर आयरन हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है बेटे, तो फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या करता है बेटे,
जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनको बेटे एक्सक्लूड नहीं करता है। जैसे डायमैग्नेटिक होते हैं वो तो एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। फेरोमैग्नेटिक उसको अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनको टाइटली जो है बेटे बाउंड कर लेगा अपने अंदर से। परमिएबिलिटी उसकी वेरी हाई होती है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो उसने सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इनगल्फ कर लिया और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटे, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको क्या समझ में आता है? तो अगर राइट नाउ अगर यहाँ पर टर्न्स जो हैं उनके बीच में एयर प्रेजेंट है, तो जैसे ही हम आयरन रॉड को प्लेस करेंगे, अब देखना बेटे क्या सिचुएशन होगी। उसकी वजह से बेटे जो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो सॉफ्ट आयरन को या जो भी आयरन है उसको मैग्नेटाइज करेगा। पहली बात तो आप ये बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कॉइल विल मैग्नेटाइज द आयरन रॉड, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, जो भी कॉइल की है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल और इंडक्टर ऑफ कॉइल और इंडक्टर मैग्नेटाइजेस द आयरन रॉड, आयरन रॉड को मैग्नेटाइज कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल और इंडक्टर मैग्नेटाइजेस द आयरन रॉड। अब बेटे कहानी यहां से शुरू होती है, मैग्नेटाइज हो गया। कौन मैग्नेटाइज हो गया? आयरन का रॉड मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। तो आयरन का रॉड हमारा मैग्नेटाइज हो गया। अब वो मैग्नेटाइज हो गया और रख दिया हमने इंडक्टर के अंदर उसे, तो उसका मतलब वो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। सो इट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो बेटे आयरन रॉड मैग्नेटाइज हो गया है, तो अब वो क्या करेगा? इट विल increase the strength of the magnetic field in the coil। कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? इंक्रीज कर दिया। देखो यहां से भी दे सकते हो बेटे, आयरन जो है बेटे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो उसने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, देखो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस बहुत पास पास में है, तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? स्ट्रॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर दिया उसने? इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ से भी तो यही समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया है। लैंग्वेज में भी मैं यही बता रही हूँ बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया है। और बेटे अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसके इंटीरियर में इंक्रीज हो जाएगी, सो इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो इट विल इंक्रीज द इंडक्टेंस। सो बेटे इंडक्टेंस क्या कर जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि L जो है बेटे वो इंक्रीज हो गया। अगर L इंक्रीज हो जाएगा बेटे, देन इंडक्टिव रिएक्टेंस XL विल इंक्रीज, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ बेटे। सबसे पहले तो ये वाला डायग्राम दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से रख लेना। क्या होता है बेटे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है बेटे उनकी परमिएबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है, मच ग्रेटर देन 1। सो दैट इज देयर। अब इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि मैंने आपको ये समझा दिया है और यहाँ भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अब हम चेकआउट करते हैं बेटे क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। अब देखो बेटे इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, सो इंडक्टेंस विल इंक्रीज। सो व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? XL सिंबल से दिखाते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बेटे? ओमेगा L, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टेंस के क्या है बेटे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर L इंक्रीज करेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो दैट मीन्स XL इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज। अब जानते हैं बेटे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है बेटे? इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या करता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा, सो करंट जो है बेटे वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। एक तो आप ये कह सकते हैं कि करंट सर्किट में डिक्रीज हो जाएगा। करंट डिक्रीज हो जाएगा बेटे तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द रेजिस्टर वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इंक्रीज, क्योंकि करंट तो सीरीज में दोनों के लिए चलो सेम है, लेकिन बेटे इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गया, तो आप कह सकते हैं बेटे कि VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर विल इंक्रीज एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर बल्ब विल डिक्रीज, ठीक है। तो बेटे यहाँ रेजिस्टेंस होगा जो भी बल्ब का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो वोल्ट करंट दोनों में सेम है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन बेटे इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो गया। तो जो वोल्टेज बेटे फ्रैक्शनल चेंज आएगा इसके अंदर ज़्यादा आएगा। तो जो वोल्टेज डिवाइड होगा यहाँ पर तो इसके अंदर ज़्यादा आएगा और इसके अंदर वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बेटे ब्राइटनेस जो है बल्ब की वो क्या कर जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये मेन फैक्टर था बेटे जो कहानी आती है। करंट डिक्रीज हो गया,
करंट डिक्रीज हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर क्या आएगा बेटे, I इंटू एक्सएल। और बल्ब के अंदर रजिस्टर की बात करें, रेजिस्टेंस होता है तो I इंटू आर। तो करंट तो दोनों के लिए जो भी है सेम है ना बेटे, तो करंट कहाँ चेंज हो रहा है, तो सीरीज में कनेक्टेड है, सेम है। लेकिन बेटे इसकी बात करिए, ये क्या हो गया, इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पर चलो मान लिया दोनों में चेंज नहीं आया है, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर विल इंक्रीज, सो द वोल्टेज ड्रॉप इन कंपैरिजन टू दिस विल डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो वोल्टेज डिवाइड होता है ना सीरीज में, तो इसके अलॉन्ग इंक्रीज हो गया तो इसका डिक्रीज हो गया, तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज। तो देखो क्वेश्चन समझने के लिए जब आप उसको ढंग से समझते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि जिसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं, यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन बेटर है कि इस वोल्टेज को इंक्लूड करके आंसर देना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगी बेटे, ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है जो एनसीईआरटी के अंदर आपको मैंशनड है, वहाँ पूरी लंबी कहानी दे रखी है, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज में मैंशनड है वो चीज़। आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे देन सोल्यूशन पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ध्यान रखना बेटे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके काम आएंगे ये रीजनिंग्स के लिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके बेटे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन, लेस वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब and fractional change in the voltage across the inductor will increase, so this will result less voltage across the bulb, so brightness of the bulb will decrease। so brightness जो है बेटे बल्ब का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। so that is there, ये आपका कंक्लूजन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे वे से एक्सप्लेन करूंगी, सेकंड मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो कहानी पहले वाली तो आपको इजीली समझ में आ गई। यहाँ पे बेटे इंक्रीज हो गया तो इसके अलॉन्ग जो एपियर होगा वोल्टेज वो लेस होगा, और अगर लेस वोल्टेज इसके अलॉन्ग एपियर होगा, बल्ब के अलॉन्ग एपियर होगा, तो ब्राइटनेस बल्ब का क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सारी पूरी कहानी में चेंज किसकी वजह से आया, क्योंकि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आयरन के रॉड डालने से इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि आयरन का रॉड कॉइल के अंदर मैग्नेटाइज हो गया। क्यों मैग्नेटाइज हो गया, क्योंकि आयरन कैसा सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक, इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, सो उसकी वजह से इंडक्टेंस इंक्रीज हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो गया, सो द वोल्टेज फ्रैक्शनल चेंज अक्रॉस द इंडक्टर वो इंक्रीज हो गया, सो लेस वोल्टेज विल अपियर अक्रॉस द बल्ब, उसका बेचारे का डिक्रीज हो जाएगा, सो ब्राइटनेस जो है बल्ब की वो डिक्रीज हो जाएगी। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेरोमैग्नेटिक था, इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ग्रेटर है। अब हम बात करते हैं बेटे इंडक्टेंस की, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को लेके चलते हैं। क्या रिजल्ट आया था बेटे इसका हमारे पास, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल एन अगर हम ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर इंटू एरिया, ठीक है, अपॉन लेंथ। ये हमारे पास इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन आता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो बेटे मीडियम, जो भी मटेरियल मीडियम उसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ देखिए बेटे, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और लेंथ पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास आंसर आया था। अब हम बात करते हैं बेटे, ठीक है, ये हमारा इनिशियल है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने मीडियम डाल दिया उसके अंदर, सो मीडियम डाल दिया बेटे तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है। सो व्हाट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब आप बोर्ड पे देखते रहेंगे बेटे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या रहती है बेटे, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सो मीडियम के लिए क्या आंसर आ जाएगा, म्यू एम इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटे, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। सो अगर मैं मीडियम के लिए बात करूँ अब, बिकॉज बेटे पहले तो यहाँ पर एयर था टर्न्स के बीच में, अब आपने आयरन का रॉड डाल दिया है, तो पहले तो ये था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है बेटे, अब आपने कोई मीडियम डाल दिया एयर को रिप्लेस करके, तो मैंने एल और यहाँ पे एम दिखाया है कि मीडियम डालने से क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे बेटे जहाँ म्यू नॉट था, ठीक है, वहाँ अब म्यू एम आ जाएगा। सो दिस इज म्यू एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ द सर्कुलर टर्न ऑफ द कॉइल एंड लेंथ जो भी उसका है, राइट। अब यहाँ पर रिप्लेस करते हैं बेटे, इसको म्यू एम को रिप्लेस करते हैं, देखो जरा क्या आ रहा है बेटे, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इस केस में, सेकेंड केस में क्या आ जाएगा बेटे, म्यू एम की प्लेस पे क्या आएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है।
अगर बेटे मैं म्यू आर को लीव कर दूं और बाकी सबको सर्कल करूं, ये बाकी सब सर्कल कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये कौन से वाला बन गया, प्रीवियस वाला जो पहले था, ठीक है। तो हम चेकआउट कर सकते हैं कि इंडक्टेंस जो है बेटे आयरन एंड रॉड इंसर्ट करने पे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये क्या आ गया आपके पास में, म्यू आर इंटू इनिशियल वैल्यू। सो दिस इज म्यू आर इंटू इनिशियल वैल्यू। अब इस पे जरा ध्यान देना बेटे, ये म्यू आर जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मच मच ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ से भी आप आंसर दे सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है मच मच ग्रेटर देन 1 काफ़ी ज़्यादा होती है। सो बेटे उसकी वजह से बेटे क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेटे जो सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है LM मीडियम इंसर्ट करने पे काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। और अब अपनी कहानी को फिर दोबारा वहीं पे ले जाते हैं। अगर L बेटे हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा आयरन रॉड इंसर्ट करने पर, ठीक है, सो अगर L इंक्रीज होगा देन इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा देन क्या हो जाएगा बेटे, एक तो करंट तो डिक्रीज हो जाएगा सर्किट के अंदर, सो वो तो चलो दोनों के अंदर डिक्रीज हो रहा है। सो बेटे इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज, सो करंट विल डिक्रीज इन द सर्किट, करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब लेस करंट जाएगा बल्ब के पास में भी, लेकिन बेटे जो इंडक्टर है वो तो बैलेंस कर रहा है ना बेटे, उसके लिए V इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल। सो करंट डिक्रीज हो गया लेकिन एक्सएल इंक्रीज्ड है। और बेटे जो रेजिस्टेंस है यानी कि बल्ब की बात करते हैं, रजिस्टर की बात करते हैं, सो क्या है बेटे उसके अंदर I इंटू आर जो भी रेजिस्टेंस है उसका। सो लेस वोल्टेज बिकॉज ये करंट डिक्रीज हो गया तो लेस वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द बल्ब, उसके अक्रॉस लेस वोल्टेज अपीयर होगा और इंडक्टर के अक्रॉस करंट लेस हुआ, ठीक है, यहाँ भी लेस हुआ लेकिन ये इंक्रीज हो गया। सो ग्रेटर वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस इंडक्टर। तो कहानी देखो यहीं पे घूमती है, ग्रेटर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर और ग्रेटर वोल्टेज फ्रैक्शनल चेंज अक्रॉस द इंडक्टर एंड लेस वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द रजिस्टर, सो द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज, ठीक है। अब देखो बेटे ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपको प्रूव करने के लिए आ जाए, ठीक है, कि एयर की प्लेस पर अगर हम कोई मीडियम उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं जो भी हमारा कॉइल है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो बताइए क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना बेटे किसी भी मीडियम के लिए कितना आ जाएगा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इनटू इनिशियल, जो भी इनिशियल था बेटे। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी बेटे मैं फर्दर क्वेश्चंस का बनाऊंगी आपके लिए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7.5। टोटल इसमें देखे जाए बेटे 7.11 11 तक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मैं कुछ कुछ पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको बहुत ईजिली आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकें, अपने न्यूमेरिकल कॉपी को मेंटेन कर सकें बेटे। एंड प्लीज़ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करो बेटे एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो। आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे मुझे तो मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी आपके लिए काम करने के लिए। सो दैट इज़ देयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ बेटे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए मेरे वीडियो को एंड डू पॉजिटिव कमेंट, ठीक है, इफ़ यू आर लाइकिंग दैट। और अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है कि मुझको आपको एक्सप्लेन करना है या कोई भी चीज़ मुझे डाउट पूछनी है, सो यू कैन लीव एनी कमेंट फॉर द पर्टिकुलर डाउट और एनी अदर वीडियो डिमांड, जो भी टॉपिक के लिए आप चाहते हो, ठीक है।